Hello, future net qualifiers. In this lecture, we are going to cover IMF Part 2. In the previous lecture, we have done Part 1. और इसमें हम लोग इनिशिएटिव्स जितना भी है IMF का वो सब कवर करेंगे. लेट अस बिगिन. फर्स्ट क्या है, क्रेडिट ट्रांच सिस्टम. कब आया था? ये स्टैब्लिश हुआ था इन 1952 में आया था. ठीक है. IMF ईजीएस्ट लेंडिंग सिस्टम है ये. अ कंट्री कैन बोरो इट्स कोटा. कैसे? ट्रांचेस में 25% स्लाइस, मतलब लोन ले सकता है ट्रांचेस में, स्लाइसेस में ले सकता है. पहला ट्रांच है 25%, सबसे इजी होता है. फिर 25% हो गया, फिर 75% लेंगे, उसके बाद 100%. अब ये जो अपर ट्रांचेस है 75%, 100%, कब अग्री करेगा आईएमएफ देने के लिए? जब कंट्री अग्री करेगा कि वो कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएंगे. दे माइट नीड टू कंट्रोल स्पेंडिंग, या फिर इम्प्रूव द डेफिशिएट, या फिर इम्प्रूव द पॉलिसीज. ठीक है. अब आईएमएफ सबको तो लैंड नहीं करेगा ना मनी, जब बहुत इम्पॉर्टेंट होगा तब ही लैंड करेगा. ठीक है. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कुछ आना चाहिए, तब पूरा 100% फाइनेंसिंग मिलेगा किसी भी कंट्री को. अब सेकंड क्या आता है हमारा? कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी. अब ये सब क्या है? ये सब जितने भी है पुराने फैसिलिटीज़ है. ठीक है. हम लोग धीरे धीरे अभी न्यू फैसिलिटीज़ में कवर वो सब भी देखेंगे. सेकंड क्या? कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी. ये कब आया था? इन द ईयर 1963 टू हेल्प द कंट्रीज फेसिंग टेम्पररी फॉल इन एक्सपोर्ट अर्निंग्स, जैसे कि कॉफ़ी क्रैश इन कॉफ़ी प्राइजेस घट जाना, ऑयल का प्राइजेस घट जाना. अब प्रॉब्लम इसमें क्या है? ये कमोडिटी प्राइजेस बहुत अनस्टेबल है. यूजुअली रीपेमेंट पीरियड है 3 to 5 years, और ये बाद में रिप्लेस्ड हो गया था फ्लेक्सिबल रैपिड फाइनेंसिंग से. फिर क्या है? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फाइनेंसिंग. ये किन लोगों के लिए है? ये है फॉर द लो इनकम कंट्रीज. पर्पस क्या है? टू सपोर्ट दी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक ट्रेड लिबरलाइजेशन को, रिड्यूसिंग सब्सिडीज़. अब जिन नेशंस को सब्सिडीज़ ठीक से नहीं मिल रहा है, ये आईएमएफ ये इनिशिएटिव लाया है ताकि उनको सब्सिडीज मिले. देन टैक्स रिफॉर्म्स. रीपेमेंट पीरियड है 5.5 to 10 years, क्योंकि ये लो इनकम कंट्रीज़ के लिए है, इसीलिए टाइम फ्रेम ज़्यादा बढ़ा करके दिया गया है. फिर ये लेटर रिप्लेस्ड हो गया था इन्हांस्ड एसएएफ से, फिर जो कि बना पीआरजीएफ, पीआरजीटी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? सप्लीमेंट्री रिजर्व फैसिलिटी. ये इस्टेब्लिश हुआ था 1997. अब ये ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग आ जाता है इन क्वेश्चन से. दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस. पर्पस क्या है? टू गिव ह्यूज शॉर्ट टर्म लोन्स टू कंट्रीज दैट इज बीइंग हिट बाय सडन कैपिटल फ्लाइट. मतलब इन्वेस्टर्स कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं किन्हीं कंट्रीज में, बट सडनली वो लोग क्या होंगे? वो लोग विड्रॉ कर लेंगे, तब इनका आएगा सप्लीमेंट्री रिजर्व फैसिलिटी का ज़रूरत पड़ेगा. वो लोग शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करेंगे. ये इनिशिएटिव काम आएगा. ये बहुत शॉर्ट पीरियड का रीपेमेंट पीरियड होता है विथ हायर इंटरेस्ट रेट. अब क्या हो गया? नेक्स्ट, कंटिंजेंट क्रेडिट लाइन. ये क्या है? अ प्रिकॉशनरी लाइन फॉर कंट्रीज विद गुड पॉलिसीज बट अ रिस्क ऑफ क्राइसिस बिकॉज ऑफ कंटिंजेंट. रीपेमेंट पीरियड है 3 to 5 years. नो कंट्री हैज़ एवर यूज्ड इट. अब ये सपोज करो कि थाईलैंड faces a financial crisis. Investors panic over there and start pulling out their money. अब इसकी वजह से क्या हुआ? अदर एशियन कंट्रीज आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, इवन दोज विद स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज जैसे कि साउथ कोरियाज. हो सकता है कि वहाँ भी ऐसा हो जाए कि इन्वेस्टर्स लोग निकाल ले पैसा. इसी के लिए आईएमएफ क्या बोले? वो बोले कि हम आपको एक क्रेडिट लाइन देते हैं विच यू कैन यूज़ इमिडिएटली इफ़ द इन्वेस्टर्स सडनली अटैक योर इकोनॉमी. वो लोग छोड़ के चले गए, इन्वेस्टमेंट अपना निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए. तो उन टाइम पे, उन क्राइसिस के टाइम पे आप ये कंटिंजेंट क्रेडिट लाइन यूज़ कर सकते हो. समझ में आ गया? आप लोग रिपीट में आप लोग देख लीजिएगा. अब मॉडर्न या फिर करंट आईएमएफ असिस्टेंस. मॉडर्न में क्या क्या आता है हमारा? नॉन कंसेशनल. नॉन कंसेशनल मतलब क्या होता है कि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट में आईएमएफ प्रोवाइड करेगा टू द मिडिल और हाई इनकम कंट्रीज को. ये
लेंड करेगा मनी। इसके अंडर क्या है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट सबसे पहले फॉर इन द ईयर कितना हुआ था ये 1952। इट इज़ अ सक्सेसर ऑफ क्रेडिट ट्रांच सिस्टम। ये क्रेडिट ट्रांस सिस्टम हमने अभी जस्ट देखा, ये 1952 में है। सो ये वाला भी उसी टाइम में है, पर ये सक्सेसर है, पहले था। शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। When a country can't pay for import or for debts on a temporary basis, तब ये वाला IMF का इनिशिएटिव यूज़ होगा। रीपेमेंट कितना है, 1.4 to 5 years। फिर क्या है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, दिस इज़ फॉर द मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नीडिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जैसे कि फिक्सिंग दी बजट डेफिशिट या फिर इम्प्रूव करना टैक्स सिस्टम, क्या टैक्स रिफॉर्म्स लाना, तब ये वाला एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यूज़ होगा। ये 4.5 to 10 ईयर्स तक का है, लॉन्गर पीरियड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ये 2008 के बाद आए हैं। सबसे पहला इसके अंडर है इमरजेंसी रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट इन द ईयर 2011। ये प्रोवाइड करेगा इमरजेंसी लोन्स इन द केसेस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, फिर सडन शॉक हो गया, या फिर पैंडमिक टाइप का सिचुएशन हो गया। बहुत सारे कंट्रीज़ ड्यूरिंग द कोविड-19 जो हुआ था हमारा अनफॉर्चुनेटली, उस समय ये वाला रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत हेल्प हुआ था। अब क्या आता है नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन। ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2009 for countries with very strong economic policies, larger assets, flexible and precautionary। अब ये फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन क्यों अडॉप्ट किया गया, बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस टू हेल्प द कंट्रीज विथ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, दे कैन गेट इमीडिएट प्रिकॉशनरी फाइनेंसिंग, तुरंत वो लोगों को फाइनेंसिंग मिल जाए, इसीलिए ये वाला फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन लाया गया था। अब there is no traditional conditioning over here. If a country is being qualifying for this, they can easily get the funds from there, from the IMF. फिर next क्या है, precautionary and liquidity line. Now why this was being introduced, to complement the flexible credit line but for countries with sound but not perfect policies. So कुछ weakness होगा, जैसे कि पॉलिसीज़ वहाँ का उतना अच्छा नहीं होगा, पर वो सब अलाउड है। अब इनका पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट द क्राइसिस और प्रोवाइड लिक्विडिटी ड्यूरिंग द स्ट्रेस पीरियड। अब रीपेमेंट पीरियड इनका कब है, 1/4 to 5 years। अब हम लोग इनको IMF ये मॉडर्न टूल्स हैं, इनको ऐसे समझ लेते हैं कि फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन है, ये है A+ स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, वेरी स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज, ठीक है। फिर प्रिकॉशनरी लिक्विडिटी लाइन, ये है B+ स्टूडेंट्स के लिए। These students are good but they need certain sort of improvements। फिर लास्ट में हमारा आ जाता है रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। It is like an emergency help desk for any country which is being hit by disaster या फिर पैंडमिक। अगर पैंडमिक हो गया, अगर डिज़ास्टर वगैरह आ गया, तब फिर ये वाला यूज़ होगा। तो इस तरीक़ा से हम समझ सकते हैं ये वाला चीज़ को। नेक्स्ट हमारा आता है कंसेशनल। कंसेशनल मतलब ज़ीरो या फिर लो इंटरेस्ट में IMF लोन्स प्रोवाइड करेगा फॉर द लोअर इनकम कंट्रीज़। इनके अंडर फर्स्ट क्या आता है, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। अब ये सब जितना भी फैसिलिटीज़ है ये सब आया था 2010 में, सब स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2010 में। दिस एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी ये रिप्लेस हुआ था किससे, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी से। पर्पस क्या है, दिस प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स अप टू 10 ईयर्स, है ना, सबसे ज़्यादा हो गया 10 ईयर्स तक, टू हेल्प द लोअर इनकम कंट्रीज टू डीपली ब्रिंग रिफॉर्म्स इन देयर नेशंस, जैसे कि गवर्नेंस में लाना रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना,
फिर टैक्स रिफॉर्म्स लाना। सो इन सब चीज़ों के लिए ये एक्सटेंडेड फंड क्रेडिट फैसिलिटी अडॉप्ट किया गया था। फिर क्या है स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, ये कब आया था? इन द ईयर 2010। पर्पस इनका क्या है? शॉर्ट टर्म और प्रिकॉशनरी लोन्स फॉर लोअर इनकम कंट्रीज दैट फेस टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स, जैसे कि शॉर्टफॉल हो गया, इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट फैसिलिटी ठीक से नहीं हो रहा है, तब फिर ये वाला स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी यूज़ होगा। रीपेमेंट पीरियड 4 to 8 ईयर्स है। उसके बाद क्या है? रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। सो ये क्विकली डिस्ब्रूसमेंट होता है, लोअर इंटरेस्ट एड फॉर अर्जेंट नीड्स, जैसे कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया या फिर फ्लड शॉक्स हो गया, पैंडमिक हो गया, मतलब इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस में ये वाला यूज़ होगा। एग्जाम्पल, मेनी ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज used this facility during the COVID-19 because वहाँ emergency support चाहिए था। हो गया ये सब, आपको होपफुली सब समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए एक लाइन है, केवल एक चार्ट है, इसमें सब मेंशन है कि 1950 से स्टार्ट हुआ था हमारा रेजिस्टेंस फैसिलिटीज़, फिर वो धीरे धीरे 2030 तक का दिया गया। ये सब करंट एक्टिव वाला है, कंसेशनल, नॉन कंसेशनल, सबसे पहले क्रेडिट ब्रांच, ये एक बार में देखेंगे तो सब हमने इंक्लूड किया हुआ है, आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। फिर ये सब भी चार्ट बना हुआ है, इसमें किस पर्पस से क्या वो कवर करता है, रीपेमेंट पीरियड दिया हुआ है, स्टैब्लिशमेंट ईयर मेंशन्ड है, सो ईयर इवन ये सब दिया हुआ है। अच्छा, यू नीड टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, उसमें हम प्रोवाइड कर देंगे ये सब PDF फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जा करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। अब देखिए कोटाज एंड SDRs इन IMF। कोटा, एवरी IMF मेंबर मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट अ सर्टन अमाउंट कॉल्ड अ कोटा। पर्पस क्या होता है? मतलब IMF में एंट्री मारने के लिए एक कोटा सेट रहता है, एक मनी कॉन्ट्रीब्यूशन फ़ी देना पड़ता है, उसे कोटा बोलते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीज रिलेटिव पोजिशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब जो जितना चंदा दे सकता है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, है ना, जो जितना फीस कंट्रीब्यूट कर सकता है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, इस तरीक़े से समझिए। अब पेमेंट स्ट्रक्चर कैसा है? पेमेंट इन फॉरेन करेंसी या फिर गोल्ड, और 75% इन डोमेस्टिक करेंसी। कोटाज आर एक्सप्रेस्ड इन SDR, IMF यूनिट ऑफ अकाउंट। इंडिया कोटा शेयर कितना है? 2.7% ही है, बहुत कम है ना, कंपैरेटिवली जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनसे कंपैरिजन अगर करेंगे तो बहुत कम है हमारा इंडिया का शेयर। अब आता है इम्पोर्टेंट पार्ट, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये क्या है? इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय द IMF इन द ईयर 1969 टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी। अब जिन कंट्रीज़ के पास US डॉलर नहीं है उनको इम्पोर्ट करना है USA से, ठीक है, इंडिया को सपोज इम्पोर्ट करना है USA से, अब वो कैसे करेंगे? उनके पास US डॉलर्स नहीं है पर SDR है, तो वो IMF के पास जाएंगे, IMF को बोलेंगे कि मेरे पास SDR है, आप इसके अगेंस्ट में मेरे को US डॉलर दे दीजिए। सो वही IMF करेगा, वो US डॉलर प्रोवाइड कर देगा, फिर आराम से इंडिया इम्पोर्ट कर सकता है अपना गुड्स USA से, ठीक है, ये SDR है। रोल क्या है? सप्लीमेंटेड एग्जिस्टिंग रिजर्व्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। अब इस ये बास्केट से बना हुआ है, 5 मेजर करेंसीज है, USD, डॉलर्स है, यूरो है, इसमें चाइनीज़ रेमनाई हो गया, जापानीज़ येन, ब्रिटिश पॉन्ड, स्टर्लिंग, ये सब इस चीज़ से बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर IMF कोटा, लोकेशन वैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन है in according to the IMF quota. Countries can exchange SDR for freely usable currencies। जो भी IMF का मेंबर है they can only use this facility। सो यहाँ पर ही दिया गया है स्पेशल ड्राइंग राइट्स का, जो भी बास्केट का 3 दिया हुआ है, डॉलर्स है ये वाला, फिर यूरो है मेंशन्ड, एंड देन जापानीज येन है, राइट, जापानीज येन है। नेक्स्ट क्या है? SDR आर नॉट अ करेंसी, दे आर ओनली पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ IMF मेंबर।
कोई भी कंट्री एक्सचेंज कर सकता है एसडीआर के बदली और हार्ड करेंसी ले सकता है जैसे यूएसडी या फिर यूरो डॉलर्स। नेक्स्ट क्या है, एसडीआर आर अलोकेटेड नॉट बोरोड, कंट्रीज रिसीव द एसडीआर फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर कोटा। अब जितना कोटा रहेगा वहाँ से एसडीआर वो ले सकता है, बाद में रीपेमेंट हालांकि करना पड़ेगा। दे मस्ट लेटर अर्न एसडीआर बैक थ्रू ट्रेड सरप्लस या फिर बाइंग फ्रॉम दी अदर्स। ठीक है, ये बोरो किया, ये अलोकेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट मैकेनिज्म। In IMF maintains an SDR interest rate on a weekly adjusted basis. If a country uses more SDR then it holds, it needs to pay an interest. अब मुफ्त में तो नहीं मिलेगा ना कुछ तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वही बात है। फिर SDRs and credit global crisis. IMF often makes large SDR allocation during a global financial stress. जैसे 2009 में $250 बिलियन एसडीआर अलोकेट किया गया था आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। वही 2021 में 650 बिलियन एसडीआर अलोकेट किया गया था, किन टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे। उसके बाद हमारा आता है एसडीआर बास्केट रिव्यू, 5 करेंसीज इसमें इन्वॉल्व है और चाइनाज रेमनाई वो आया था 2016 ईयर में। इंडिया एंड द आईएमएफ, इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ, इसका एक कोटा है, सेट है और उसी के हिसाब से वोटिंग पावर्स ये लोग शेयर करेंगे। आईएमएफ इज़ एक्टिंग लाइक वॉच दी सर्विलेंस, मतलब कि वो लोग चेक करेंगे इकॉनमी ठीक से चल रहा है कि नहीं। दे हैव दी एक्सेस टू आईएमएफ क्रेडिट फाइनेंसिंग एंड एसडीआर अलोकेशन। और इंडिया रिप्रेजेंट हाई ग्रोथ लाइन विद इट्स इकॉनमी बट they are still lower in comparison with the other developed nations. अब कंपैरिजन चार्ट हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सो इसका पर्पस क्या है, पॉवर्टी रिडक्शन और डेवलपमेंट लाना इकोनॉमी में। टूल्स है IBRD IDA, ये हमने कवर कर लिया है, आई बटन में शेयर कर दूंगी मैं। वर्ल्ड बैंक का हमारा जो लेक्चर हुआ था वो आप लोग जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन IMF क्या है, पर्पस क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना इकोनॉमी में एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस प्रोवाइड करेगा IMF, लेंड करेगा लोन्स। ठीक है, टूल्स क्या क्या है, अभी हमने सब कुछ कवर किया, वो सब हमारा टूल्स आ जाएगा। फाइनेंसिंग क्या कैसे होगा, थ्रू द कोटाज या फिर मेंबर कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा और बोरोविंग्स। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर, दे हैज़ अ कोटा बेस्ड वोटिंग सिस्टम इन IMF एंड दिस India is an IDA graduate, मतलब दे नो लॉन्गर टेक चीपेस्ट लोन्स, वो लोन्स वगैरह नहीं लेता बट दे स्टिल बोरो लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम दी IBRD। ठीक है, अब आता है लेटेस्ट अपडेट। ये हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लेटेस्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। सो IMF इंक्रीज टोटल कोटा बाय 50% से इंक्रीज़ हुआ है। SDR है 715.7 बिलियन बट कंट्री शेयर स्टेज द सेम, नो चेंज इन वोटिंग पावर में कुछ चेंजेस नहीं आया है। फिर क्या आता है, वर्ल्ड बैंक इवोल्यूशन रोड मैप, न्यू फंड्स, गारंटी, हाइब्रिड कैपिटल। सो वर्ल्ड बैंक का क्या न्यू प्लान है कि दे आर गोइंग टू ऐड न्यू फंड्स जैसे कि गारंटी हो गया, हाइब्रिड कैपिटल टू मोर एंड मोर ऑफ द कंट्रीज। Then record climate finance. So in the financial year 2024, World Bank gave 42.6 billion for climate projects. ठीक है, क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए ये दिया गया था, ये अभी तक का हाईएस्ट है। ठीक है, आता है हमारा RSF एंड RST, सो क्लाइमेट and pandemic preparedness support. So IMF has special funds to help the countries through which they can prepare for climate change and pandemics. So इसके लिए ये वाला है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में कवर करते हैं। फिर फूड शॉक विंडो, सो एक्स्ट्रा फूड क्राइसिस सपोर्ट कोविड के टाइम पे दिया जा रहा था जो कि एंड हुआ है मार्च 2024 में। फाइनल, इंडियाज IDA ग्रेजुएशन इज इन द ईयर 2014 एंड इंडिया अब बन चुका है मिडिल इनकम कंट्री, सो दे आर नॉट गेटिंग द लोन्स फ्रॉम द IDA पर IBRD से हम लोग स्टिल लोन्स ले रहे हैं। अब
एफ एंड RST, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा लेटेस्ट ये सब है. IMF इंडिया, इट इज़ एन IMF फैसिलिटी क्रिएटेड इन 2022 में क्रिएट हुआ है. इट हेल्प्स दी कंट्रीज प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टर्म चैलेंजेस, जैसे कि कुछ भी क्लाइमेट चेंज हो गया, पैंडमिक हो गया, तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये सब दिया गया है. प्रोवाइड अफोर्डेबल लॉन्ग टर्म लोन्स अप टू 20 ईयर्स, देखिए कितना लंबा समय के लिए रिपेमेंट पीरियड कर दिया इनका. ठीक है, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू द क्वेश्चन, फिर 5 सेकेंड्स देंगे एंड देन यू नीड टू give me the right answer. So first है, different forms of IMF assistance are given below. Identify the one which is mainly meant for less developed countries. ठीक है. So right answer over this is option number C. अभी हमने cover किया गया था. I hope you can solve this out. The next question over here is match the items of list 1 with list 2. ये किससे funds और वेरियस स्कीम से रिलेटेड है. सो सॉल्व इट आउट. सो राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. सो ये EF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 4 to 10 ईयर्स है. स्टैंड बाय अरेंजमेंट वो हो गया 3 to 5 ईयर्स. सप्लीमेंट्री वाला हो गया 2 to 5 ईयर्स एंड पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ 10 ईयर्स. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. सो ट्राई सॉल्विंग इट आउट. सो राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, है ना. बी हमारा राइट आंसर है. इसका सल्यूशन हम लोग देखते हैं. ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू है इसमें. IDA is the world largest source of concessional finance assistance for the poorest country. ये सही है. IDA is a leader among developing institutions. ये भी सही है. और ये लास्ट में क्या है, IDA advances loan to industries in exceptional cases. नहीं, ये गलत है. IDA fund goes mainly to the government या फिर public projects में जाता है. और इंडस्ट्रीज को lend कौन करता है, IFC. ये हमें याद रखना है. बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में. अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आया था 2017 में. फिर हमारा आया है मैच द फॉलोइंग और फंड से रिलेटेड. सो राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. सो स्टैंड बाय अरेंजमेंट टू मीट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टी, ये सबसे ज़्यादा यूज हुआ जाता है. फिर बी का 1 है, इन्हांस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिप्लेस हुआ था PRGF से, है ना. फिर सी का क्या है ऑप्शन सेकेंड, एक्सेप्शनल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम अ सडन लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द करेंसी. हमें कॉन्फिडेंस नहीं है करेंसी में, उस टाइम में ये वाला फैसिलिटी प्रोवाइड होता है. एंड कंटिंजेंट क्रेडिट लाइन, ये फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई भी टाइप का फाइनेंशियल क्राइसिस है, कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स हो रहा है, तब उस टाइम में ये वाला दिया गया है. सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है. यहाँ हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला. और हाँ, एक बात कि टेलीग्राम आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को PDF. ठीक है, सो मेक श्योर टू join the telegram channel and don't forget to subscribe to my channel. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है 1 से 2 को, ऑप्शंस दिया हुआ है. सो ज्वाइन कीजिए. So the right answer over here is option number B. देखिए, accommodating capital flow, inflow of foreign exchange to meet the balance of payment deficit normally from the IMF. सेकेंड है autonomous, अपने आप ही, मतलब ये नॉर्मल हो जाएगा, फ्लो ऑफ लोन या फिर इन्वेस्टमेंट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. फिर क्या है, SGR allocation, क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स बाय IMF एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी,
ये क्या है? एस्टिमेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ आइदर वेरिएशन इन द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फिगर, या तो रिलेटेड फिगर मैच नहीं कर रहा है, या फिर अनरिकॉर्डेड इलीगल ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसीलिए डिस्क्रिपेंसी स्टैटिस्टिक्स में अराइज हो रहा है. सो अगर हमें टर्म अगर नहीं भी पता है तो कुछ वर्ड देखिएगा एग्जाम में मैच कर रहा होगा, तो आप उनसे रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है. आप लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, डेवलपिंग कंट्रीज कैन बोरो मोर देन देयर कोटा अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ IMF. सेकेंड स्टेटमेंट है, द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी वॉज क्रिएटेड इन 1984 और प्रीपेमेंट पीरियड इसका 3 years है. क्या? सॉल्व करने का कोशिश कीजिए. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है. कैसे? हम लोग देखते हैं. एक्सप्लेनेशन पार्ट डायरेक्ट देखते हैं. देखिए, अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कंट्रीज कैन बोरो मोर देन देयर कोटा बिकॉज इट इज मेंट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम. सेकेंड इनकरेक्ट है, बिकॉज EFF आया था 1974 में और रीपेमेंट पीरियड है 4.5 to 10 years. ठीक है. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैच द फॉलोइंग है. अब की बार ईयर्स है यहाँ. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. पॉवर्टी रिडक्शन इन ग्रोथ फैसिलिटी 1999 में है. स्टैब्लिशमेंट एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 1974 एंड 1997 में सप्लीमेंटल रिजर्व फैसिलिटी आया था. एक्सप्लेनेशन पार्ट आप लोग देख लीजिएगा. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट नंबर 1, इंटरनेशनल लिक्विडिटी encompasses the international reserves only. Statement number 2, international liquidity covers only official holdings of gold, foreign exchange, SDR and reserve position in the IMF available for the settlement of the international transactions. So the right answer over here is option number D. देखिए, पहला है इंटरनेशनल लिक्विडिटी सिर्फ इंटरनेशनल रिजर्व्स क्या कवर करता है? नहीं, ये और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल लिक्विडिटी कवर क्या करेगा? गोल्ड होल्डिंग्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, SDR, रिजर्व पोजीशन इन द IMF. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. इसके लिए हम ये वाला चार्ट प्रिपेयर किए. देखिए, फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड करेगा ग्लोबल फाइनेंशियल इंश्योरेंस सिस्टम. याद सोचिए, ये प्रोटेक्ट करता है वर्ल्ड इकोनॉमी को. गोल्ड रिप्रेजेंट्स इंश्योरिंग वैल्यू एंड स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम. फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू करेंसी एक्सचेंज. SDR provides supplementary international reserve assets to the countries. IMF reserve position ensure financial stability लाना and support through the IMF reserve. सो ये सब हमारा आता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अंडर. I hope this is clear. Now the next question is, and the last question of today's session, the tool that International Development Association uses to address the impact of severe natural disasters, public health emergencies by providing extra finances. तो उसको हम लोग क्या टर्म यूज होगा? So the right answer over here is option number C. Credit Response Window is a special financing tool under the IDA. It is a part of World Bank Group. It provides extra resources to the किसका lower income countries which is being hit by natural disaster हो गया, कोई health emergency हो गया, economic crisis हो गया. उस टाइम पे ये crisis response window initiative was being adopted. So during the COVID-19 pandemic, यही वाला इनिशिएटिव was being used to support poor countries. ठीक है. So this was all about today's lecture. I hope you like the lecture. If you are having any sort of queries, कुछ भी questions है, आप लोग आराम से comment box में पूछ सकते हैं मेरे से. I would love to give a reply to that. Thank you once again and take care and bye bye.